मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई और मुझे पता भी नहीं था कि बच्चा किसका है और किसने मेरे साथ यह जुल्म किया है। मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ रहती थी। मैं उनको लेकर शहर चली आई और जब बच्चा पैदा हुआ और नर्स ने बच्चा मुझे दिखाया तो उस बच्चे को देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह बच्चा तो मेरा नाम किरण है। 10 दिन बाद ही मेरी शादी थी और मैं माँ के साथ अभी तक बाजार के कई चक्कर लगा चुकी हैं। 1 महीने से मैं बाजार के चक्कर लगा लगा कर थक चुकी थी, लेकिन आज शायद मैं बहुत थकान थकान से चूर हो चुकी थी। यह शायद धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मैं बाजार चली गई थी, लेकिन मेरा सर बुरी तरह से चक्कर आ रहा था। गर्मी से मारे मेरा जी मिचलाने लगा। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराबी हो गई है, तुम मुझे चक्कर भी आने लगे हैं। तब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास लेकर चली गई। माँ को भी लगा कि शायद गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं और मेरी तबीयत ख़राब भी हो रही है। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मेरे कुछ रिपोर्ट्स लिख कर दे दिए, लेकिन जब रिपोर्ट्स हाथ में आई तो मेरा सर बुरी तरह से चकरा गया। मुझे लगा को कोई गलत फहमी हुई है या फिर यह रिपोर्ट ही गलत है। यही हालत मेरी माँ की भी थी। वो आंख फाड़े हुए मुझे देख रही थी। मुझे यह लग रहा था कि जैसे मैं अभी से अभी ज़मीन के अंदर धंस जाऊंगी। कुछ न करके भी मैं मुजरिम साबित हो जाऊंगी। मैं मुश्किल से बर्दाश्त करते हुए घर पहुंची। मेरी माँ भी चुप थी, एक भी शब्द उन्होंने मुझे नहीं बोला। लेकिन घर आते ही मेरी माँ रोने लगी, कहने लगी, किरण ये क्या कर दिया तूने? इसका पाप तू अपने पेट में पाल रही है। अभी मैं माँ को क्या जवाब भी नहीं था। मैंने दोनों हाथों से अपना चकराता सर पकड़ा। डॉक्टर के अनुसार मैं पिछले 2 महीने से प्रेग्नेंट थी। मेरे 3-4 तरह रिपोर्ट्स करवाई गई और सभी रिपोर्ट्स में यही आया। मैं इस बात को झूठा साबित नहीं कर सकती थी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मेरे साथ यह सब किया किसने और कब मुझे इस बात की खबर भी नहीं हुई। मेरी माँ मुझे कोशिश जा रही थी और रोने लगी। मैंने कहा, माँ मुझे कसम ले ले, मैं अपने सर की कसम खाती हूँ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मैं तो जानती तक नहीं हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है, किसका किसका पर मेरे पेट में पल रहा है। लेकिन मेरी माँ मेरी बात पर क्यों विश्वास करती? वो कहने लगी, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। ये कोई छोटा काम नहीं है कि तुम्हारी बिना मर्जी, तुम्हारे बिना जानकारी के हो जाए। वो डॉक्टर को के पास लेकर गई, जो कि उनकी जान पहचान की थी, और उस डॉक्टर को विश्वास में लेकर मेरी माँ कहने लगी कि मेरी बेटी का अबॉर्शन कर दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। लेकिन डॉक्टर कहने लगी कि आपने देर कर दी है, 2 महीने पूरे हो चुके हैं और मैंने किरण का पूरा चेकअप कर लिया। अगर अब बच्चा गिराया गया तो किरण की जान को खतरा हो सकता है। अभी इस बात को कोई हल ना था और ऊपर से शादी के दिन भी करीब आते जा रहे थे। मेरा होने वाला पति को यह बात जानकर मुझे बदनाम करके छोड़ देता। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती और मुझे बस यही एक हल नजर आया। मेरी बदनामी होती इससे पहले मैं खुद ही शादी से इनकार कर देती। शादी होने के बाद भी वैसे है राज मेरे पति को पता चल जाता तो मुझे घर से धक्के देकर निकाल देता। इससे अच्छा है कि मैं शादी ही ना करती। मेरी माँ कहने लगी कि हम इस पर क्या जवाब देंगे, वह लोग हमसे वजह पूछेंगे। शादी में सिर्फ 10 दिन बचे थे और इतनी जल्दी हम अचानक शादी करने से इनकार नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ठोस वजह भी तो मौजूद नहीं है। हम लोग उनके सवालों का क्या जवाब देंगे? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले में क्या हल निकाला जाए। मेरे साथ जिसने भी यह जुल्म किया था, फिलहाल मेरी नज़रों से वह छुपा हुआ था। मैं जानकर भी अपनी बदनामी नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने रात को ही अपना सामान लेकर मैं दूसरे शहर माँ से मना किया था कि मैं अपना घर बार छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरी माँ को मेरी जिद के आगे झुकना ही पड़ा और मैं अपनी माँ को लेकर रायपुर चली आई। मैं एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करती थी। मैं पढ़ी लिखी थी, अच्छी भली थी और पहले से भी जॉब करती थी। जिस लड़के ने मेरी शादी होने वाली तो लड़का ही मेरे ही कलेक्टेड था। उसने मुझे ऑफिस में देखा था, मुझे पसंद किया और फिर मुझे प्रपोज भी कर दिया था। घर में मेरी माँ के अलावा कोई और ना था। जब मैंने रवि के बारे में अपनी माँ को बताया तो इस रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि रवि के रिश्ते में कोई कमी भी नहीं थी। वो अच्छा पढ़ा लिखा था, अच्छी जॉब में लगा हुआ लड़का था। घर में उसकी माँ और 2 बहन थी। अच्छे पढ़े लिखे घराने से वह संबंध रखता था, इसलिए मेरी माँ ने खुशी खुशी रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि रवि को मैं पसंद थी, फिर रिश्ते में कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी।
इस तरह से रवि से मेरा रिश्ता तय हो गया था। मैं यह नहीं कहती कि मुझे रवि से दीवानगी की हद तक मोहब्बत थी, लेकिन वो अच्छा और काफ़ी सीरियस टाइप का लड़का था। काफ़ी शरीफ इंसान भी था, क्योंकि उसने मुझसे मोहब्बत के दावे करने के बजाय सीधा मुझे प्रपोज़ किया था और दूसरे दिन उसने अपना रिश्ता मेरी माँ के घर भेज दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अभी यह सोचकर मैं पागल होने लगी थी कि ऐसा भी मेरे साथ क्या हुआ। किसने मेरे साथ यह जुल्म किया, किसने मेरे साथ यह पाप कर दिया, मुझे खबर तक ना हुई। यह मेरी ज़िंदगी का एक अजीबोगरीब हादसा था, जिसने मेरी रातों की नींद बर्बाद करके रख दी थी। मैं अपने गुजरे ज़िंदगी को सोच सोचकर पागल हो रही थी, लेकिन मेरे गुजरे अतीत में मुझे कुछ भी वजह जानना चाहता था। लेकिन मैं उससे क्या बताती, इसके बारे में तो मुझे खुद ही पता ना था। मैं चाहती थी कि वह कभी भी इस तरह मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मैंने अपना नंबर चेंज कर दिया, फ़ौरन सिम मोबाइल से निकालकर तोड़कर फेंक दी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरे हंसते खिलखिलाते जिंदगी में गम के बादल छा गए थे, जो छटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक बार मेरा मन हुआ कि मैं रवि को सारी सच्चाई बता दूं, हो सकता है वह मेरी तकलीफ को समझे, लेकिन मैं फिर खामोश हो गई, क्योंकि मैं रवि की आदत को अच्छी तरह से जानती थी। एक बार उसने मुझे बातों बातों में ही कहा था, इस गम की वजह से बीमार रहने लगी। यहाँ पे मैंने लोगों को यही कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति विदेश में रहता है। मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मैं झूठ बोलती, सुनने और कहने में बहुत अजीब लगता था। मैं नहीं जानती थी कि मैं किस पाप को अपने शरीर में पाल रही थी। दिन दिन मेरी तबीयत अभी खराब ही रहने लगी। अभी मुझे खुद पर भी घिन आने लगी थी। मैं रोती रहती थी, कई घंटे भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती थी और उनसे कहती थी, भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है। उधर मेरी माँ भी मुझे ढंग से बात नहीं करती थी। इससे पहले तो मेरी माँ सदमे में रहती थी। मैं उनकी इकलौती औलाद थी, उनके जीने का एक इकलौता सहारा था। मेरे पापा जब मैं 5 साल की थी मुझे अनाथ छोड़कर चले गए थे। तब से मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरे लंबे घने काले बाल जो कमर को छूते थे, सफ़ेद रंगत देखने वालों की नज़र मेरे ऊपर से हटना ही भूल जाती थी। कभी कभी तो मेरी माँ भी मेरी खूबसूरती की से डर जाती थी, तो कहती थी, किरण जमाना बहुत खराबी है, ऊपर से तेरी खूबसूरती खुद को छुपा कर रखा कर। मैं माँ की बात को हंसकर टाल देती, तो कहती थी कि आपकी बेटी कोई कमज़ोर लड़की नहीं है, कोई भी आकर आपकी बेटी की इज्जत पे हाथ डाल देगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी आंखें निकाल लूँगी। और आज मैं कैसे खून के आंसू रो रही थी। कोई मेरी इज्जत के साथ खेल गया और मुझे पता भी नहीं था। यह कैसी अजमंसस थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया, फिर वह समय आ गया, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे का बाप कौन है। मैं किसके औलाद को जन्म देने वाली हूँ। ना तो यह भी मेरी मोहब्बत की थी, ना ही मेरे साथ की गई मोहब्बत की धोखेबाजी। वह एक नाजायज़ औलाद था, और यह दर्द मैं भी जान सकती थी कि मैं यह दर्द कैसे बयान कर रही थी। औरत कभी भी ऐसे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती जिसे देखकर उसे घिन आए। मुझे उस बच्चे से घिन महसूस होती थी, जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर पैदा होते ही अनाथ आश्रम में दे दूंगी, क्योंकि मुझे इस बच्चे से कोई लगाव नहीं था, बल्कि मुझे इस बच्चे से नफरत थी, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी थी। मुझे मेरी माँ की नज़रों में ही गिरा दिया था, जहाँ तक मैं खुद को नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही। 4 घंटे के दर्द सहने के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चे की शक्ल देखी तो मेरे होश उड़ गए। बच्चे की गर्दन पर पड़ा हुआ पैदाइशी काला निशान मेरे सर पर आसमान गिर गया, क्योंकि उस बच्चे की शक्ल तो मेरे ही उन दिनों की बात है जब मैं ऑफिस के काम से सिलसिले में टीम के साथ मनाली गई हुई थी और अपने काउंटर के नक्शे बनाती थी। मेरा भी यही काम था। मनाली में ही मैं इसी सिलसिले में गई थी। वहाँ पर एक होटल का नक्शा मुझे बनाना था। उन्हीं दिनों में मैं बीमार थी। जिस दिन मैं मनाली पहुंची उस समय चारों तरफ बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, इसलिए अक्सर बंद हो जाते थे। कई कई दिनों तक हम होटल में ही कैद होकर गुजारने पड़ते थे। अन्य दिनों की बात, जब बर्फबारी बहुत तेजी हो गई थी तो और मनाली आने वाले लोगों की गाड़ियां बहुत खतरनाक हादसे का शिकार हो गई थी। कई गाड़ियां तो रास्ते के बर्फ पर पिघलने की वजह से फंस गई थी, और लोग वहीं गाड़ियों में दबे ठंड की वजह से जान से हाथ धो बैठे थे। यह हादसा ऐसा था कि हर दिल को तड़पा के रख दिया था। होटल के मालिकों ने 3 गुना बढ़ोतरी कर दी थी। उन्हीं दिनों में
हम अपने होटल के कमरे में होकर रह गए थे। सर्दी इतनी तेजी थी कि हीटर भी काम नहीं कर रहा था। मुझे याद आने लगा, उन्हीं दिनों होटल में ग्राहकों की भीड़ बहुत बढ़ गई थी। लोग होटल का किराया लाखों देने के लिए भी तैयार थे। बहुत लोगों ने इंसानी हमदर्दी के नाते अपने ही कमरों में लोगों को ठहराना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ ऐसा घिनौना खेल वहाँ खेला जा सकता है। एक रात मेरे कमरे का दरवाजा बड़ी जोर से धड़धड़ाया गया। मैं सर्दी के मारे रजाई में कांप रही थी। मुश्किल से मुझे नींद आ रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक ने मुझे नींद से उठाया। मुश्किल से उठकर मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो उसी होटल का एक नौकर था। वह मुझसे कहने लगा, एक फैमिली आई है, समय बड़ी मुश्किल में है, इस होटल तक पहुंची है और 4 साल की बच्ची गोद में लिए मेरे सामने खड़ा था। इस वक्त बेहद परेशान लग रहा था। कमरे में आते उसने मेरी बेटी को फौरन मेरे बेड पर लेटाकर उस पर रजाई डाल दी। वह बच्ची बुरी तरह से कांप रही थी। आदमी खुद एक मोटी सी जैकेट पहने हुए था। मुझे एहसान जताते हुए नजर से देखने लगा, कहने लगा, मैं आपका एहसान किन शब्दों में अदा करूं? अगर आप मुझ पर एहसान न करती तो मेरी बच्ची न जाने सर्दी के मारे क्या होता। मैंने कहा, कोई बात नहीं। फिर वो कहने लगा कि आप बस मेरी बेटी का ख्याल रख लेना, मैं कहीं भी समय काट लूंगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। मैंने उसकी बेटी पर कम्बल से अच्छी तरह से लपेट दिया और खुद भी उस बच्ची की नींद की बेहोशी में बुरी तरह से कांप रही थी। मैं उसे ठीक बराबर में लेट गई और 4 साल की मासूम बच्ची को अपनी गोद में भर लिया। कुछ ही देर बाद उस बच्ची की कपकपाहट बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अभी बच्ची गहरी नींद में सो चुकी थी। रात भर बर्फबारी होती रही, सुबह यही सिलसिला जारी रहा। सर्दी की तेजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि नाले के पानी भी जमने लगे। तो वह बच्ची जब जागी तो मुझे अपने पास देखकर वह घबरा गई। वह मुझसे कहने लगी, मुझे पापा के पास जाना है। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि उसका बाप इस समय कहाँ है। मेरे पास उस आदमी का नंबर भी ना था। मैंने उसे बहुत समझाया, आपके पापा भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन वह रोने लगी। मैंने कमरे से बाहर निकलकर दाएं बाएं देखा, शायद मुझे उसका बाप कहीं नजर आ जाए, लेकिन राहदरी बिल्कुल ही खाली पड़ी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से बच्ची को चुप कराया और फिर एक नौकर से कहकर नाश्ता मंगवाया, लेकिन उसका बाप वापस नहीं आया। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, लेकिन उस बच्ची के बाप को कुछ पता भी ना था। मैंने उस होटल के मैनेजर से बात की तो मैनेजर कहने लगा, रात भर तो इसी होटल की लॉबी में रखे सोफे पर सो रहा था, लेकिन सुबह कहाँ गया हमें भी इस बात की जानकारी नहीं है। अभी मैं परेशान हो गई कि इस बच्ची को कैसे बहलाऊं, क्या करूं, क्योंकि वह लगातार रोए जा रही थी। और वह बोली कि अपने पापा के साथ भोपाल में रहती हूँ। मैंने अपने पापा से मनाली आने की जिद की थी। मेरे पापा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वह मेरी कोई भी बात नहीं टालते, इसलिए मेरी जिद को देखते हुए पापा मुझसे मनाली लेकर आए। लेकिन रास्ते के बर्फबारी के तूफान में हमारी गाड़ी फंस गई। मुश्किल से पापा मुझे गोद में लिए पैदल ही चल पड़े और सर्दी के मारे मैं बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ आपके पास थी। मैंने होटल के स्टाफ से कई बार लड़की के बाप के बारे में पूछा, लेकिन वहाँ से कोई कुछ भी नहीं जानता था। शाम के समय वह आदमी वापस लौटा और इधर गुस्से से परेशानी से मेरा बुरा हाल था। वह अपने पापा को देखकर बच्ची खुशी के मारे मारे चाहे चाहे थी और अब पापा के सिर से लग कर और रोने लगी। मैं उस आदमी को बुरी तरह से बरस पड़ी। मैंने कहा, आपके अंदर जरा भी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी बच्ची पूरे दिन रो रो कर बेहाल हो चुकी है और आप है कि होटल से ही गायब है। मेरी बात सुनकर वह शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी नज़र झुका ली। वह कहने लगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सुबह होते ही मुझे मालूम हुआ कि रात की बर्फबारी में तूफान में लोगों की जान बचानी मदद से बच गई थी। बस मुझे वह पर इतना टाइम लग गया है। सुनकर मेरा गुस्सा खत्म हो गया। वह आदमी एक अच्छे काम के लिए गया था, लोगों की जान बचाने का काम कर रहा था। मैं उस पर इतना गुस्सा कर बैठी हुआ मुझसे कहने लगा, आज रात भी ऐसे तूफान की भविष्यवाणी की गई है, कल शाम तक शायद कोई हल निकल जाए। जैसे ही रास्ते साफ होते हैं मैं फौरन वापस चला जाऊंगा। बस आपने मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठाई है। वह सफाई देने लगा। फिर मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, आपने जो भी किया लोगों को बचाने के लिए किया, और ऐसे मुश्किल समय में हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे इंसानियत का। मेरी बात वो काफ़ी रिलैक्स हो गया, मेरे ही कमरे में रहा, मुझसे मेरे बारे में पूछता और अपने बारे में मुझे बताता रहा। समय भी तो किसी तरह गुजारना था। वह कहने लगा, मेरी लव मैरिज हुई थी। मेरी बेटी की पैदाइश के बाद मेरी पत्नी बीमार रहने लगी। मेरी बेटी अभी 2 साल की ही थी जब मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मेरी बच्ची इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। लेकिन
लेकिन इसके बाद मैं किसी और से अपनी ज़िंदगी शामिल ना कर सका, क्योंकि मुझे यह डर था कि दूसरी औरत मेरी बेटी के साथ सौतेला व्यवहार करेगी। शाम होते वो आदमी फिर से कमरे से बाहर चला गया। उधर फ़ोन में सिग्नल भी बंद जा रहे थे। मैंने अपने फ़ोन को एक नज़र देखा तो मुझे कुछ मैसेज आए हुए थे। उधर रवि मेरी खैर खबर पूछ रहा था और मेरी वजह से परेशान था। उसे भी पता चल चुका था कि मेरी माँ भी बेहद परेशान थी, लेकिन फ़ोन के सिग्नल बहुत कम आ रहे थे। हम एक दूसरे से बहुत कम बात कर पा रहे थे। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता अपनी माँ की थी, जो मेरी वजह से बहुत परेशान थी। मेरी माँ इस वक्त घर पर अकेली थी और मेरी वजह से किसी तकलीफ़ से गुजर रही थी। इस बात का अंदाज़ा होना नहीं चाहती थी। जब बॉस ने यह सब काम सौंपा था तो करना तो ज़रूरी ही था। मैं कुछ दिन के लिए ही यहाँ पर आई थी, लेकिन बर्फबारी की वजह से फंस चुकी थी। मैंने अपनी गर्म शॉल उठाई, खुद पे ओढ़कर कमरे से बाहर निकल गई। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। होटल में सन्नाटा छाया हुआ था। सर्दी की वजह से सब अपने अपने कमरे में दुबके पड़े थे। मैंने होटल के लॉबी पर बिस्तर बिछे हुए देखे। बहुत से लोग मजबूरन वहाँ पर सोने के लिए मजबूर थे। उसी बच्ची का बाप भी कोने में लेटा हुआ था। मैंने बस एक नज़र उस पर डाली और वहाँ से निकल गई। मुझे अब अपनी माँ को तसल्ली देनी थी। उस वक्त हर तरफ बर्फबारी ही थी। मैं जिस शहर से आई थी वहाँ पर सर्दी कितनी ज़्यादा नहीं रहती थी। मैं इतनी ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं करने की आदी नहीं थी। मुझे मोटे कपड़े में भी सर्दी लग जाती थी। मैंने अपना मोबाइल ऊपर किया, लेकिन सिग्नल अभी भी कम था। वापस लौट जाऊं, बहुत मुश्किल से बर्फ़ चल पा रही थी। आधे घंटे के बाद मैं वहां पहुंची जहां पर कुछ सिग्नल आ रहा था। मैंने अपनी माँ का नंबर मिलाया। उस वक्त सर्दी के मारे मैं पूरी तरह से कांप रही थी। मेरी माँ ने फ़ोन उठाया। वह मेरे लिए बहुत परेशान थी। कहने लगी, वाहन की खबरें सुनकर मेरा दिल दहल रहा था और सिग्नल ना होने की वजह से तुमसे बात भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं बेहद परेशान थी। मैं अब माँ से बात ही कर रही थी, तभी बर्फबारी और भी तेज़ी से शुरू हो गई। एकदम ऐसा लग रहा था कि बर्फ़ के गोले सर पर गिरने लगे। मैंने माँ से कहा, चलो मैं ठीक है, मैं वापस अपने कमरे में जा रही हूँ क्योंकि बर्फबारी बढ़ने लगी है। मैं जल्दी से फ़ोन बंद किया और तेज़ी से कदम उठाती होटल की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इस बार बारी की वजह से मेरे हाथ पैर कांपने लगे। बर्फबारी की वजह से अभी मुझे चलना भी दुश्वार हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा चेहरा सुन्न हो गया। मेरे हाथ पैर भी सुन्न हो चुके थे। अभी तो मैं सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। मैं जल्द से जल्द अपने कमरे में पहुंचना चाहती थी, लेकिन एक जगह जाकर बस मेरे पैर धंस गए। मैं अपने आप को निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे पैर नहीं निकल रहे। तो फिर मैं बर्फबारी की ओर बर्फों में गिर गई और बर्फ भी तेजी से बढ़ने लगी। धीरे धीरे मैं बर्फ के फंसने लगी। ऐसा लग रहा था कि आसमान से गिरती बर्फ हर जगह को अपने आगोश में समेट रही है। सर्दी के मारे अभी तो मेरे हाथ पैर भी काम करना बंद कर दिया था। वह खुद को उस बर्फ में निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे हाथ पैरों में जान ही ना हो। उस सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम थी। मुझे लगा अभी मेरी ज़िंदगी से हाथ धो बैठूंगी। जितने भी लोग आसपास खड़े थे, फ़ोन पे बात कर रहे थे, वह भी बर्फबारी तेज होती सबने अपने अपने कमरों में जाना शुरू कर दिया था। पास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। सिर्फ मैं भी वो वहाँ पर अकेली बर्फ में फंसी हुई थी। मुझे लगा मेरी ज़िंदगी बस इतनी ही है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी सांस मुझे डूबती हुई महसूस हो रही थी। मुझे डर के बाद मैं जो होश खो बैठी, और जब मुझे होश आया तो मेरा पूरा शरीर आग की तरह तप रहा था। मेरे पूरे शरीर में दर्द ही हो रहा था। दर्द के मारे मैं कराह रही थी। मैं मुश्किल से आंख खोली। मैं अपने होटल के कमरे में थी। वह बच्ची मेरे पास ही बैठी थी, मेरे हाथों को सहला रही थी। सामने सोफे पर उसका बाप नजर झुकाए बैठा हुआ था। मुझे तो लगा कि मैं मर चुकी थी। मुझे किसने बचाया और मैं यहाँ कैसे पहुँची? मैंने उस उठने की कोशिश की। वह बच्ची अपने पापा को पुकारने लगी, कहने लगी, पापा, आंटी को होश आ गया है। वह आदमी यह सुनकर एकदम से चौंक गया, शायद किसी गहरे सोच में डूबा हुआ था। फौरन मेरे पास आया और शायद आपको कोई काम होगा इसलिए आप बाहर जा रही थी, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी और जब आप वापस नहीं आई तो मुझे चिंता होने लगी। साथ ही साथ बर्फबारी भी बढ़ने लगी, इसलिए मैं आपको ढूंढने के लिए बाहर निकल गया और थोड़ी ही दूर जाने पर आप मुझे बेहोश नजर आई। मैं आपको उठाकर कमरे में ले आया। उसके बाद वो खामोश हो गया। मैं उसका शुक्रगुजार थी, उसने मेरी ज़िंदगी बचा ली, लेकिन यह मालूम ना था कि उस दौरान मेरे साथ क्या हो चुका था। मुझे 24 घंटे के बाद होश आया। मैं अस्पताल में बैठे उस बच्चे को देख रही थी। उस बच्चे के नए नक्श बिल्कुल उस बच्ची और उस बच्ची के बाप के जैसे थे। निशानी उस बच्चे की गर्दन पे तो बड़ा सा काला निशान जो बच्चे के गर्दन पे भी था और उस बाप के गर्दन पे भी था।
यह उसी का बेटा है। उस रात उसी ने मेरे साथ यह पाप किया था। जब मैं बेहोश हुई थी, लेकिन मैं बेखबर थी। अगले दिन शाम तक रास्ते काफ़ी हद तक खोल दिया गया था। वह आदमी मुझसे नज़र नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि वह मेरे साथ रात को पाप कर चुका था। बार बार यही कह रहा था कि मेरी गलती को माफ़ कर देना। मैं मजबूर था। मैं उसकी बात को उस समय समझ नहीं पा रहे थे। मुझे लगा कि शायद वो मेरी जान बचाने के लिए मुझे बर्फ से उठाकर कमरे तक लाए, इसीलिए वह इस तरह से बात कर रहा था। वह अपनी बेटी को लेकर वापस जा चुका था। मैं भी कुछ देर तक वापस लौट आई थी, क्योंकि जिस कदर बर्फबारी मनाली में हो रही थी और सारे काम रोक दिए गए थे। रवि भी शादी की जल्दी मचा रहा था। 2 महीने कैसे गुजर गए मैं समझ नहीं पाई। अभी इस बच्चे को देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं बच्चे को देखकर फुट फुट कर रोने लगी। माँ को सारी हकीकत बता दी। मैं नहीं जानती कि वह आदमी कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ तक कि मुझे उसका नाम भी पता नहीं है। जिस बच्चे को मैं माँ बन चुकी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का समझौता कर लिया था। अभी भी मेरा बच्चा कुछ महीनों का था। मैंने उसे अपनी माँ के हवाले कर दिया और खुद जॉब करने लगी। मैं उस बच्चे को अनाथ आश्रम में नहीं डाल सकी। कुछ भी कहो, 9 महीने तक मैंने उसे अपने पेट में पाला है और मौत को छूकर उस बच्चे को जन्म दिया था। वह मेरा ही खून था। मैं उसे खुद से जुदा नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपना लिया। लेकिन घर भी चलाना ज़रूरी था, इसीलिए अपनी माँ के हवाले कर दिया और खुद जॉब करने के लिए निकल पड़ी। किस्मत एक बार फिर मुझे उस आदमी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। एक बार जब मैं घर से आ रही थी, तो सामने उस आदमी को अपनी माँ के साथ बैठा देखा। मैं डर गई। उसकी बेटी भी उसके साथ थी। उसकी खुद की हालत भी बिखरी हुई थी। वह सेब भी काफ़ी बड़ी हुई थी। मुझे देखकर वह खड़ा हो गया। वह आदमी भी किसी मुजरिम की तरह नजरें झुकाया था। मैंने उसे देखा। इससे पहले कुछ कहती उसकी बेटी मेरे पास आकर मुझसे लिपट गई, कहने लगी, आंटी मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने और पापा ने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप कहाँ ना जाने कहाँ खो गई थी। मैंने उस बच्ची को कोई जवाब नहीं दिया। मेरी माँ मेरी पास आकर कहने लगी, इस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। कब से यह हमारी तलाश में भटक रहा है और अब जाकर हमारी तलाश कर पाया है। तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहता, तुमसे शादी भी करना चाहता। मैंने यह सुनकर एक नफरत भरी नज़र उस पर डाली और नज़र झुकाए किसी मुजरिम की तरह मेरे सामने खड़ा था। मैंने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जब तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है? तुम्हें अभी एहसास हुआ है अपनी गलती का? मुझे तुमसे कोई संबंध नहीं रखना है। उठो, अपना बच्चा लो, निकल जाओ मेरे घर से। आकर मैं आंखों में अपने कमरे में चली आई। मेरे अंदर की सारी बर्दाश्त दम तोड़ चुकी थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। रवि मुझे बेवफा समझ रहा होगा, जिससे मैंने उस इंसान की वजह से शादी से कुछ दिन पहले बिना बताए घर छोड़ दिया। उसकी नज़रों में मैं बेवफा बन चुकी हूँ। वो आदमी मेरे कमरे में आया। जिस तरह से मैं बेहोशी की हालत में कमरे में लाया था, तुम्हारा शरीर ठंडा के बजाय एकदम नीला पड़ चुका था। तुम्हारी ज़िंदगी बचाने का मेरे पास एक ही रास्ता था, वह तुम अपनी जान से हाथ धो बैठती। मैंने तुम्हें अपने आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता था, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था मेरी बच्ची की ज़िंदगी बचाकर। मैं अपने बच्ची की ज़िंदगी बचाने वालों को अपने आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता था। अगर मेरे पास तुम्हारी जान बचाने का और कोई दूसरा रास्ता होता तो यह गुनाह मैं कभी न करता। पहले मैंने तुम्हारे शरीर को गर्मी देने की हर मुमकिन कोशिश की। तुम्हारे हाथों को सहलाया, तुम्हारे पैरों के तलवों को सहलाया, लेकिन तुम्हारे शरीर में गर्मी पैदा नहीं हो रही थी। मेरे पास लास्ट ऑप्शन अपने शरीर की गर्मी देना ही बचा था। मेरे विश्वास करो किरण, जब मैंने तुम्हें कपड़ों से अलग किया उस समय मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेरे मन में कोई भी गलत विचार नहीं था। मैं बस तुम्हें अपने शरीर की गर्मी देकर तुम्हारी जान बचाना चाहता था। लेकिन पता नहीं वह कौन सा कमज़ोर पल था कि तुम्हें अपने शरीर की गर्मी देते देते मैं बह गया और वह सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। सुबह मुझे इस बात की बहुत ही शर्म आ रही थी। होटल से तुम्हारे ऑफिस का पता निकलवाया, तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे घर का एड्रेस निकलवाया। मैं तुम्हारे घर भी गया तो वहाँ से मालूम है कि तुम्हारी शादी होने वाली। मैंने सोचा तुम शादी करके अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगी। मैं तुम्हें सच्चाई बताकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वापस चलाया। लेकिन कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हें अपने दोस्त के साथ देखा। मालूम हुआ कि तुम्हारा बेटा भी है और तुम्हारा पति विदेश में रहता है। यह सोचकर मेरा दिल को सुकून हुआ कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो। तुम्हारा प्यारा सा बेटा है एक ही माफ़ी मांगना चाहता था, इसलिए यहाँ पर आ गया। तुम्हारी माँ ने सच जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे शादी कर लो। मैं शादी की सारी जिम्मेदारी अपने जुर्म से भरपाई करता रहूँगा, लेकिन मुझे जुर्म के हिसाब से छुटकारा दिला दो किरण। जो मजबूरी में मुझे करना पड़ा वह मैं कह चुका था। वह बहुत रो रहा था, हाथ जोड़कर मेरे सामने हिचकियों में रो रहा था। और मैं हाँ ना करती तो फिर क्या करती।
उससे जुड़े हुए हाथ मैंने पकड़ लिए और फिर उसे माफ़ कर दिया। बहुत ही सादगी से हमने शादी हो गई और मैं दुल्हन बनकर उसके घर चली गई। शादी के बाद उसने मुझे इतनी मोहब्बत की दी कि मैं अपने सारे गम और तकलीफ़ें भूल गई। मेरा एक प्यारा सा परिवार है जिसमें एक प्यारा सा बेटा, एक बेटी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी आपको आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले